हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल का जो टीयर 1 या प्री एग्ज़ाम होता है उसके रिगार्डिंग किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है कि आप टीयर 1 क्वालिफाई कर पाएँ। मुझे एसएससी के फील्ड में लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2 सालों में मैंने जो भी काफ़ी सारे मैंने एग्ज़ाम्स दिए 2 सालों में, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू। और जो जो मैंने एग्ज़ाम्स को देने के बाद सीखा, जाना कि क्या इस एग्ज़ाम के पीछे कैच है, ठीक है, क्या ये एग्ज़ाम डिमांड करता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो वो जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो भी मेरी स्ट्रेटजी रही, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा टफ़ या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। एसएससी का चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इनका टीयर 1 में लिमिटेड सिलेबस होता है, लिमिटेड पढ़ाई करनी होती है और काफ़ी आसान पेपर आता है। जो चीज़ इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाती है वो है इस एग्ज़ाम में हैवी कंपटीशन। जब मैंने सीएचएसएल 2019 का एग्ज़ाम दिया था, जिसका रिज़ल्ट अभी फाइनल डिक्लेयर हुआ है, उसमें तकरीबन 15 लाख लोग अपीयर हुए थे। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 100% में से 95% बच्चे पहले राउंड में बाहर हो गए, दूसरे राउंड में और 2.5% बच्चे बाहर हुए, तीसरे राउंड में और 1.5% बच्चे बाहर हुए और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक लगभग 1% बच्चे ही बचे थे। उन 1% बच्चों में से भी जो सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, वो 0.5% से भी कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना कंपटीशन है और यही चीज़ इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टफ़ बनाती है। एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहता है, पैटर्न रहता है, वो 10th तक का रहता है। 10th तक की मैथ्स आती है, 10th तक की इंग्लिश आती है और बेसिक रीजनिंग और थोड़ी बहुत जीके आती है। तो वन बाय वन मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने नोट करके रखी हैं, कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो नंबर 1 टिप है टाइम मैनेजमेंट। आपको मालूम है कि एग्ज़ाम जो टीयर 1 होता है वो सिर्फ 1 घंटे का होता है और उस 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन यानी कि 100 सवाल करने होते हैं, जिसमें से 25 सवाल मैथ्स के भी होते हैं। तो आपको टाइम मैनेज प्रॉपरली करना है कि आपको कितने समय में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, किसको कितना टाइम देना है। मैं अगर अपना जो मेरा जो स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन पेपर अटेंड करता था वो बताऊं, तो मैं पहले इंग्लिश का पेपर जो सेक्शन होता था वो सॉल्व करता था। इंग्लिश के लिए मैं 10 मिनट देता था, पहले के 10 मिनट या 8 मिनट, अगर जल्दी हो जाए तो 8 से 10 मिनट इंग्लिश के लिए। उसके बाद के 5 मिनट जीके के लिए। जीके का 5 मिनट में हो जाता था, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि आएगा तो आपने टिक करना है, नहीं आएगा तो छोड़ना है। जीके में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। उसके बाद के 15 मिनट में देता था रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में भी काफ़ी सारे सवाल सरल होते हैं, लेकिन कुछ सवाल फंसाने वाले होते हैं, तो उनके लिए लगभग हमें 15 मिनट में दे देता था। उसके बाद आधा घंटा में देता था मैथ्स के लिए, 30 मिनट मैथ्स के लिए, जिसमें 25 सवाल मैथ्स के करने होते थे। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी सेक्शन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको पहले से ही मैनेज करके रखना है कि मैं कौन सा सेक्शन पहले करूँगा, कौन सा सेक्शन बाद में। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्वेश्चन पेपर रहता है या क्वेश्चन जो आते हैं मैथ्स के, वो 10 तक की लेवल के मैथ्स के आते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टफ़ नहीं होते हैं। आपको उनको उस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में करना होता है। ये चीज़ उस सिचुएशन में, वो भी जब इतना एग्ज़ाम का माहौल टेंस रहता है, तब आपको वो जल्दी से क्वेश्चन करने होते हैं, जो चीज़ जो कि इस एग्ज़ाम को टफ़ बनाता है या डिफ़िकल्ट बनाता है। जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आप सिर्फ सरल सवालों की करें। सरल मतलब जैसे सवाल एसएससी पिछले साल से पूछता आ रहा है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, जिसमें भी जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल कर रहे हैं और एक एक घंटा एक सवाल को करने में लगा रहे हैं। कई सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम फॉरवर्ड्स में ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं जिनको करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं, आपने सिर्फ सरल सवाल करने हैं। आप जब पहले के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि 80% सवाल जो होते हैं वो सरल होते हैं। आपको उन सवालों को जल्दी से जल्दी करना होता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप कंसेप्ट को जानें। आपको एक एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे हो रही है। अगर एचसीएफ है तो एचसीएफ आपको पूरा डिटेल में मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है। जब आपको मालूम चल गया एचसीएफ के बारे में, सब चीज़ क्लियर होगी, उसके बाद आप उसमें शॉर्ट ट्रिक्स देखिए कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है, कैसे कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो
पॉइंट नंबर 2, आपको मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और कठिन सवालों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सरल सवालों को करें, लेकिन उनको कम से कम टाइम में करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 3 जो इस एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको कौन सा सवाल करना है, इस चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सा सवाल छोड़ना है। अब मैं इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बताऊंगा। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि 80% क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप उन सवालों को देखते ही कर लेंगे 30 सेकंड में। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से 1 मिनट आप उनको करने में लगाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि आप 30 सेकंड में उन सवालों को कर लेंगे। 80% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिनको आप 30 सेकंड में कर सकते हैं, बहुत ही सरल सवाल होते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप के जो सवाल होते हैं वो ऐसे सवाल होते हैं जो कि लेंदी होते हैं, मतलब आपने वो क्वेश्चन किए हुए हैं लेकिन आप उनको करने में, तुरंत करने में आपको टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट भी लग सकता है। तीसरे टाइप के सवाल होते हैं ऐसे सवाल जो आपने देखे ही नहीं है। सवाल सरल होंगे लेकिन थोड़ा ट्रिकी होंगे, आपने उस तरीके का सवाल पहले नहीं किया होगा, तो आपको लगेगा कि ये सवाल सरल तो है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कुछ मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, जो चीज़ मुझे ढूंढनी है। अब वो सवाल भी सरल होते हैं लेकिन उनमें आपको कहीं ना कहीं कोई एक क्लू ढूंढना होता है। अब जो पहले और तीसरे तरीके के मैंने सवाल आपको बताए, सरल वाले और ट्रिक वाले, वो सवाल करने आसान होते हैं, लेकिन जो बीच में वाले सवाल मैंने आपको बताए सेकंड टाइप, जो लेंदी होते हैं, उन सवालों को आपको शुरू में स्किप करना होता है। सबसे पहले आपको 80% क्वेश्चन ऐसे ढूंढने हैं जो कि सरल हैं। आपको जब आप 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन आता है तुरंत करिए 30 सेकंड में, नहीं आता है छोड़िए, जो आता है करिए, नहीं आता है छोड़िए। आप देखेंगे कि 80% सवाल आपके लास्ट तक सॉल्व हो चुके होंगे। जो सेकंड टाइप के सवाल होते हैं वही सवाल होते हैं जो आपको फंसाते हैं और आपका टाइम कंज्यूम करवाते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपने कोई सवाल किया हुआ है लेकिन वहाँ पर आप वो सवाल कर रहे हैं, आपका टाइम लग रहा है, 2 मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपका सवाल वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं आप उस सवाल को। ठीक है, ऐसा एक्चुअल में होता है। आप कहते हैं यार ये सवाल मैंने घर में किया हुआ है, अभी मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आप उस सवाल को करने में ही अपना 5 मिनट या 10 मिनट वेस्ट कर देते हैं और फिर आपका वहाँ पर दिमाग काम करना मतलब ऐसा हो जाएगा एकदम कि अब मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, मैं इसको करके ही रहूँगा। ये चीज़ करने से आपको बचना है। टाइप 3 के जो सवाल हैं उनको तो आप देखते ही स्किप कर दोगे, क्योंकि आपको मालूम है ये सवाल मैंने किया नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा पहले ही, आपको मालूम है। लेकिन जो सेकंड टाइप के सवाल हैं जिनको आपने किया है लेकिन उनमें टाइम लगने वाला है, वो सवाल सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। तो उन सवालों से आपको बचना है और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट करें। जितना आप मॉक टेस्ट करेंगे उतना आपको ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि कौन से तरीके के सवाल लेंदी हैं, कौन से तरीके के सवाल जो है आसान है और किन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है, किन को करना है। तो पॉइंट नंबर 3 मैं पूरा ब्रीफ में बता रहा हूँ। एसएससी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, बजाय ये जानने की कि कौन सा क्वेश्चन करना है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो आपको अपना टारगेट बहुत ज़्यादा हाई सेट नहीं करना है। अब कई लोगों को ये बात जमेगी नहीं कि टारगेट तो हमेशा हाई होना चाहिए, जितना ऊंचा टारगेट होगा उतना हम अच्छा स्कोर करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है ये, और मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो इसके अपोजिट है। आपको अपना टारगेट बहुत ज़्यादा हाई सेट नहीं करना है। हाई का मतलब ऐसा नहीं कि आप टारगेट अपना 200 में से 100 नंबर या फिर 80 नंबर सेट कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कितना जो है कट ऑफ पिछले साल जा रहा है और कितने मार्क्स लाने पे मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, उतना ही आपको टारगेट सेट करना है। होता क्या है, मैं आपको इसके पीछे रीज़न बताऊंगा। अगर आप टारगेट बहुत ज़्यादा हाई सेट करते हैं, मान लीजिए आपने टारगेट 180 सेट किया, 190 सेट किया, तो जो तीसरा वाला पॉइंट है वो यहाँ पर काम करना बंद कर देता है। तीसरा जो मैंने आपको टिप दी, जब आप टारगेट 180 190 सेट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको मालूम है कि मुझे 180 स्कोर करना है या 190 स्कोर करना है। अब जीके में कोई भी 50/50 स्कोर नहीं कर पाता है, एक आधे बच्चे होते हैं जो 50/50 ला पाते हैं। जीके में आपके क्वेश्चन बहुत सारे छूटेंगे ही छूटेंगे। मान लीजिए जीके में 25 क्वेश्चन है तो आपके ये मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आप छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, आपके 30 के आसपास स्कोर जीके में एवरेज रहता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपने जीके में छोड़ दिए, अब 10 क्वेश्चन आपके वहीं छूट गए, 20 नंबर आपके तो वहीं कट गए। अब आप जब मैथ्स का सेक्शन करेंगे या रीजनिंग का सेक्शन करेंगे तो आपको ये लगने लगेगा कि मैं जितने क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उतने मेरे नंबर और घट रहे हैं। आपने टारगेट 180 सेट किया तो आपके 2-2 नंबर करके घट रहे हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को छोड़ने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाएंगे और घबराएंगे, आप क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहेंगे, भले ही वो क्वेश्चन आपके 5 मिनट ले, 10 मिनट ले। इसीलिए आपको टारगेट जो है वो मॉडरेट सेट करना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं। जैसे मैं अपना टारगेट 150 सेट करता था, आपको मालूम है अगर आपका टारगेट मतलब आपकी स्कोर अगर 150 आता है तो भी आपका स्कोर नॉर्मलाइज होके आसानी से 165 170 पहुंच जाएगा। ठीक है, मेरा सीएचएसएल में स्कोर 147 था, वो नॉर्मलाइज होके 174 पहुंच गया था। ठीक है, तो आपको मालूम है एसएससी में नॉर्मलाइजेशन वगैरह काम करता है।
तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका और मान लीजिए आपने 150 कर भी लिया, तो भी आपको 150 का, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ आप 150 पर रुक जाइएगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप 150 से ऊपर और ज़्यादा स्कोर कीजिए, 160 कीजिए, 170 कीजिए, अगर क्वेश्चन पेपर सरल आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर डिफ़िकल्ट आ गया और आपने सोच के आए हैं कि मैं 180 स्कोर करूँगा, तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बारीकी से करने की कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन में टाइम देंगे। ठीक है, तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपने अपना स्कोर मॉडरेट सेट करना है अपने हिसाब से, जितना आपका मतलब कैपेबिलिटी है। कोई 140 सेट करे, लेकिन बहुत ज़्यादा लो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 100 मार्क्स आप सेट कर रहे हैं। 140, 150, 160 इसके आसपास आप अपना स्कोर मतलब मन में ये बना लीजिए कि मैं इतना स्कोर करूँगा। जब आप और मॉडरेट स्कोर वहाँ सोच के आते हैं कि मॉडरेट में स्कोर करूँगा, तो आपको क्वेश्चन को छोड़ने में हिचकिचाहट नहीं होती। आपको मालूम है कि मैथ्स में 3-4 क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है। जितना टाइम आपका लास्ट में बचेगा उसमें आप उन लेंथी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 ये था। तो पॉइंट नंबर 5 ये है कि आप जिस भी मेंटर को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब में पढ़ रहे हैं या किसी पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, किसी एक मेंटर को फॉलो कीजिए। ठीक है, मल्टीपल मेंटर्स को फॉलो करने से क्या होता है कि किसी के तरीके अलग होते हैं, किसी के तरीके अलग होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे हैं, अभिनय मैथ्स, गगन प्रताप, पवन राव। आप किसी एक को चूज़ कर लीजिए जो आपको सूटेबल लगता है और उसी को फॉलो कीजिए, उसी के मेथड्स को फॉलो कीजिए। मल्टीपल अगर आप मेंटर्स चूज़ करते हैं तो कोई अलग तरीके से पढ़ाएगा, कोई अलग तरीके से, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्ज़ाम में मैं कौन सा मेथड लगाऊँ। इसके साथ साथ ही आपको नए नए क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नए क्वेश्चन मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर। नए क्वेश्चन से मतलब है नए क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आपने किए ना हो। जब आप नए क्वेश्चंस करते हैं तो आपका माइंड थोड़ा वाइडर सोचना शुरू करते हैं। आपका माइंड की जो सोचने की क्षमता होती है वो थोड़ा वाइड होती है कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करने से बचिए और वेरियस टाइप के क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आप मेंटर फॉलो कर रहे हैं उससे। तो यही 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताने थे, जो कि मैंने सीखा वो मैंने आपको ब्रीफ करके बता दिया, जो चीज़ मैंने फॉलो की और जो चीज़ मैंने सीखी एग्ज़ाम्स को देकर, एसएससी के वेरियस एग्ज़ाम्स को। आई होप आप सभी के लिए ये पॉइंट्स हेल्पफुल साबित होंगे और आप सभी को इन पॉइंट्स को फॉलो करने से मदद मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।